Yes guys, now let us start with the marathon revision session of Ind AS 8 Accounting Policies, Estimates and Errors. ये भी एक काफ़ी सिंपल चैप्टर है बट येस एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है. सो सबसे पहले हम इस चैप्टर में शुरू करेंगे विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज पार्ट. ना सबसे पहले व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज? सो दीज आर नथिंग बट सर प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, रूल्स और बेसिस विच वी अप्लाई इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो पॉलिसीज हम बनाते हैं ताकि क्या है यूनिफॉर्मिटी आ जाए और सभी हमारे जो एंटरप्राइज के अंदर जो ट्रांजैक्शन सिमिलर टाइप के हैं वो एक जैसे ही रिकॉर्ड किए जाए, प्रेजेंट भी एक जैसे ही हो, इसके लिए हम पॉलिसीज बनाते हैं. अब ये जो पॉलिसी होती है दिस इज ऑब्वियसली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि कौन सा पॉलिसी बेस्ट सूटेबल होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो सर ऐसे कौन से बेसिस है जिसके ऊपर अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट किया जाता है? सर सिंपल एक ही गणित है, ट्रू एंड फेयर व्यू. जो भी पॉलिसी आप अडॉप्ट कर रहे हो उसका सिर्फ सिंपल एक ही कॉमन सेंस है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, एज सिंपल एज दैट. तो जब हम बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू तो एग्जैक्टली सर क्या मतलब? वॉट एवर डेटा इज गिवन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज, करेक्ट. एंड जो प्रेजेंटेशन जा रहा है वो एक फेयर तरीके से प्रेजेंट हो रहा है जिससे हमारा परफॉर्मेंस जो है एक प्रॉपर पिक्चर दिखा रहा है. अननेसेसरी हम विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं, शुगर कोटिंग कर रहे हैं, बड़ा चढ़ा के प्रॉफिट दिखा रहे हैं, करेक्ट, लाइबिलिटीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब सर कहीं ना कहीं ट्रू एंड फेयर नहीं होता है. तो आप ऐसी पॉलिसी बनाओ ही मत. अभी जैसे हम बोलते हैं पॉलिसी हमने बनाई कि सर हम इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे सेलिंग प्राइस पर, तो भैया आप इन्वेंट्री को सेलिंग प्राइस पर वैल्यू करोगे तो आपका एसेट जो है वो ओवरस्टेटेड दिखेगा, फालतू में प्रॉफिट दिखाओगे आप जो आपने अभी तक कमाया नहीं है, तो इससे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आता है. प्रोविजन को रिकॉर्ड न करना, हमारी पॉलिसी हम प्रोविजन को रिकॉर्ड ही नहीं करते, जब खर्चा होता है तब हम रिकॉर्ड करते हैं, तो भैया आप कंजर्वेटिव नहीं हो, करेक्ट. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करने के लिए. तो इसके लिए उसका जो प्राइमरी कंसिडरेशन है वो तो ट्रू एंड फेयर व्यू ही है. दैट इज यू शुड बी फेथफुली रिप्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज. तो बढ़ा चढ़ा के परफॉर्मेंस नहीं दिखाना चाहिए. सो the factors I further elaborated. Management should select accounting policy in such a way that the financial statements drafted are reliable and relevant. Reliable मतलब जो भी source of information है वो faithful है, जो आपके performance को और position को proper तरीके से पिक्चराइज करता है, और जो भी information आपने डाला है वो relevant to the user है. मतलब यहाँ पे quantity से ज़्यादा quality of data पे focus किया गया है. तो relevant data दो, काम का data दो, फालतू का data मत दो जो किसी काम का नहीं है, करेक्ट. तो कभी कभी क्या होता है लोगों को क्वांटिटी पे मैटर करते हैं. सर क्वांटिटी मैटर नहीं करता, यहाँ पर क्वालिटी. आप छोटा कम डेटा दो, करेक्ट, बट इतना दो जिससे सामने वाले को सब बराबर समझ में आ जाए, करेक्ट. देन वॉट एवर अकाउंटिंग पॉलिसी आपने सिलेक्ट किया आप कंसिस्टेंट रहो, करेक्ट. बार बार अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस नहीं करना है, विच विल एनेबल द यूजर्स टू कंपेयर योर परफॉर्मेंस फ्रॉम करंट पीरियड विद द प्रायर पीरियड्स ऑल्सो. वरना क्या होगा, आप हर साल अपना पॉलिसी अगर चेंज करते जा रहे हो तो फिर सर यहाँ पे कंपैरिजन करना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. करंट ईयर लास्ट ईयर से कंपेयर ही नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर तक आप लोग फीफो के हिसाब से इन्वेंट्री वैल्यू कर रहे थे, अब आप बोलते हो हमने वैम करना है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक मैच ही नहीं करेगा, करेक्ट. लास्ट ईयर तक आप कॉस्ट मॉडल पे थे, अभी आप रीवैल मॉडल पे हो, आपका वापस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंसेस मैच नहीं करेगा. तो इसके लिए वो लोग बोलते हैं कि यू शुड बी कंसिस्टेंट इन मेंटेनिंग योर अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसको बार बार चेंज नहीं करने का. और सर चेंज करना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि जो प्रोविजन बना के रखा हुआ है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का वो बहुत तकलीफ देता है. मतलब उन्होंने पॉलिसी इस तरह से, मतलब उन्होंने कानूनी ऐसे बना के रखा हुआ है जो आपको एनकरेज कभी करेगा ही नहीं कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करो, वो डिस्करेज कर देगा आपको. सो कैन आई चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी? बेशक कर तो सकते हो, मना ही नहीं है, बट टेंशन वाला काम है. तो चेंज कब करेंगे? इफ इट इज़ आइदर रिक्वायर्ड बाय लॉ और स्टैट्यूट और इंड एस. जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया इंड एस लॉन्च कर दिया, पुराने वाले को डिसकंटिन्यू कर दिया, नया वाला आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल पहले अपना वो इंड एस 17 था लीज के लिए, फिर उसके बाद वो इंड एस 116 आ गया, तो 17 के जो भी पॉलिसीज थे वो सब गए, उसके बदले 116 के आ गए, करेक्ट. या फिर मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विल मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट. तो अगर दोनों में से कोई तो एक सिचुएशन है, कोई रीज़न अवेलेबल है, तो आप बेशक अपना अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो. अब मसला यहाँ से शुरू होगा, सर अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहा हूँ तो उसका क्या इफेक्ट देना पड़ेगा? तो गाइस अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन स्टैट्यूट या फिर इंड एस, तो गाइस आपको यहाँ पर ट्रांजिशनल प्रोविजंस अप्लाई करना है. क्योंकि देखो जब भी एक पुराना इंड एस के बदले एक नया इंड एस आता है तो उसके साथ उसके ट्रांजिशनल प्रोविजंस दिए रहते हैं.
ट्रांजिशन प्रोविजन एज इन कि कैसे आपको अभी नया कानून में शिफ्ट करना है, कैसे आपको अकाउंट करना है, क्या क्या चेंजेस करना है, वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस में लिखा रहता है। बट अगर आपने पॉलिसी चेंज किया ड्यू टू मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना है। और इधर ही तो उसने डिस्करेज कर दिया। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मींस जिंदगी में जब पहली बार वो ट्रांजैक्शन किया था ना, वहां से लेके अभी तक सारे गड़े मुर्दे उखाड़ो और चेंजेस करो। तो समझो आपने 15 साल पहले फीफो ऑप्ट किया था और आज आप बोल रहे हो वैम करना है, तो पिछले 15 साल का सब चेंजेस करना पड़ेगा आपको। तो ये तो त्रास है ना सर, वही तो है गेम। इसके लिए तो वो लोग बोलते हैं कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, बट बाद में फिर इन्होंने खुद ही अपने को इसका इलाज भी दे रखा है। सो सबसे पहले वो क्या बोल रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज अप्लाई द चेंज in accounting policy from the date on which the transaction first occurred in the enterprise to the enterprise। बराबर है। However, if impracticable, apply the change in accounting policy from the beginning of the earliest period reported, that is open the third balance sheet। मतलब समझो सर 15 साल का आपका पूरा हिसाब है, तो आपको 15 बैलेंस शीट खोलना पड़ेगा और हर एक बैलेंस शीट में चेंज करते करते, क्योंकि पहले वाले में चेंज करोगे तो दूसरा चेंज होगा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसा करते करते 15 बैलेंस शीट खोलना पड़ेगा। अभी सर 15 बैलेंस शीट कौन खोलता है सर? ठीक है, मत खोलो, एक काम करो, 15 का जो क्यूम्युलेटिव इफेक्ट है वो थर्ड बैलेंस शीट में दे देना। मालूम है ना, एक अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड का बैलेंस शीट खोलते हैं अपन। मतलब फॉर एग्जांपल आपका अभी 31 मार्च 2025 चल रहा है, राइट? तो इसका प्रीवियस पीरियड है 31 मार्च 24, तो इसका अर्लीस्ट पीरियड, ये आपका अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड है, इसका बिगिनिंग इज व्हाट 1 अप्रैल 23, तो 1 अप्रैल 23 के बैलेंस शीट में आपको क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट दे देना है। बात समझ रहे हो? बट अभी कोई बोलता है कि सर अभी इतना 15 साल का डेटा किधर है अपने पास, तो उतना तो डेटा है नहीं, तो कितने साल का डेटा है सर? 8 साल का है मेरे पास। ठीक है, तो 8 बैलेंस शीट खोल, या तो 8 बैलेंस शीट का क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे दे यहाँ पे। कुछ होते हैं सर 8 साल का भी नहीं है मेरे पास, यही से डेटा अवेलेबल है, तो ठीक है 1 अप्रैल 23 से ही चेंज कर। कुछ अल्ट्रा लेजेंड होते हैं जो बोलते हैं सर डेटा ही नहीं है मेरे पास, तो ऐसे लोगों को बोला गया ठीक है प्रोस्पेक्टिवली करो, ऑप्शन क्या है? तो सब अलग अलग ऑप्शंस दे के रखा हुआ है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है, if the data is not available from the period when transaction first occurred, then the entity can apply retrospective effect from the period from where accurate data is available. If no data is accurately available for any prior period, then apply the change prospectively from the current period। तो ये तो सर बहुत ही अजीब है, ऐसा तो कोई केस हो ही नहीं सकता है कि आपके पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है, अनलेस कुछ भाई आग वाग लग गया, ऐसा कुछ हो गया, या फिर आपका चोरी हो गया जिसमें पूरा सर्वर ही उठा के लेके गए, तो बात और है, करेक्ट? वरना तो ये पॉसिबल नहीं होता है, करेक्ट? हाइपोथिकल है, मतलब दिया है स्टैंडर्ड में, बट रियल लाइफ में हाइपोथिकल है। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो बोलेगा मेरे पास पिछले साल का डेटा ही नहीं है। तो जनरली पब्लिक क्या करता है कि 4-5 साल पहले का डेटा है, 6 साल तक का तो डेटा इनकम टैक्स के हिसाब से भी मेंटेन करते ही है, 6-8 साल का, राइट? तो उतना वो हिसाब से वो लोग चेंजेस करवा देते हैं, उसके पीछे तो जाना पॉसिबल नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है, देखिए इसको बेटर समझने के लिए। इन 24-25 company has changed the policy for valuation of inventory। The company started operations from 14-15, मतलब आपको 14-15 से गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे। And FIFO method was applied, which is now changed to VAM। The company has the data available from 1920 onwards। The earlier data is not accurate for the retrospective application। तो एक्चुअली आपको 14-15 के गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं, बट आपके पास यहाँ का तो डेटा है नहीं, तो आप 19-20 ऑनवर्ड्स चेंजेस कर सकते हो, बराबर है? So as per Ind AS, the change in accounting policy will have a retrospective effect from 14-15. But since the data is available from 1920 accurately, the effect shall be given from 1920 onwards. बराबर है? So in comparative financial statement, it should redraft all the previous years as per new policy. तो 1920, 2021, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 करंट ईयर है, बराबर है? तो करंट ईयर और एक लास्ट ईयर, ये तो आप लोग दोनों कंपैरेटिव में बनाते ही हो, तो उसके अलावा 1, 2, 3, 4 बैलेंस शीट और खोलना पड़ेगा, बराबर है? 4 बैलेंस शीट और खोलना पड़ेगा। या तो फिर इसका एक दूसरा इलाज है आपके पास कि ये जो 4 साल है इसका एक क्यूम्युलेटिव इंपैक्ट, मतलब क्यूम्युलेटिवली कितना इन्वेंट्री का वैल्यू प्लस या माइनस हो रहा है और सामने कितना रिजर्व्स प्लस या माइनस हो रहा है, वो सीधा इंपैक्ट आप लोग थर्ड बैलेंस शीट ओपन करो। थर्ड बैलेंस शीट मतलब अभी देखो ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 25 का, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 24 का। तो एक काम करो 1 अप्रैल 23 का बैलेंस शीट खोलो और उसमें ये चारों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट दे दो।
बराबर है. So if above presentation is impracticable, then the entity will give the cumulative effect of change in accounting policy in the third balance sheet, that is at the beginning of the earliest period reported. तो 24-25 आपका करंट ईयर हो गया, 23-24 आपका प्रीवियस ईयर है, उसका बिगिनिंग 1 अप्रैल 23, और यहाँ पे आपने देना है क्यूमुलेटिव इफेक्ट. तो प्लस या माइनस रिटेन्ड अर्निंग, प्लस या माइनस इन्वेंट्री, बात खत्म. तो इतना सब आपको 4-4, 5-5 बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है. तो ये एक थोड़ा सा अपने पास अच्छा इलाज है, राइट. अभी इसको थोड़ा और मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया, देखिए. नाउ एप्लीकेशन ऑफ चेंज, समझो 1 अप्रैल एप्लीकेशन ऑफ चेंज एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. 1 अप्रैल 2023 बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड, क्यूम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज इन एपी शुड बी एडजस्टेड. तो क्यूम्युलेटिव इफेक्ट, जो 4 साल का क्यूम्युलेटिव इफेक्ट था वो इधर एडजस्ट कर दो. आपका इन्वेंट्री में प्लस माइनस करो और रिटेन्ड अर्निंग में प्लस माइनस कर दो. फिर 23-24 जो लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर तो चेंज हो ही जाएगा, एक ही साल है. तो लास्ट ईयर में जो भी आपका इन्वेंट्री का वैल्यू में चेंज है वो वैल्यू चेंज करो, और रेवेन्यू आपका जो रिटेन्ड अर्निंग है उसको चेंज करो. सो यू हैव टू रीस्टेट मतलब दोबारा ड्राफ्ट करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्लाइंग द चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी टू एंश्योर द कंपेरेबिलिटी विद द करंट ईयर. बराबर. और जो 24-25 है करंट ईयर, उसको तो आपको नई पॉलिसी के हिसाब से ड्राफ्ट करना ही है, राइट. And whenever there is a change in accounting policy, apart from the above, you also have to disclose the fact of change and reason for change. कि क्यों बदली किया, right? और क्या changes किया, ये दोनों आपको बताना पड़ेगा. So this is how a change in accounting policy is accounted for in the books, right? Then, now let us start with accounting estimates. Now accounting estimates are a very much important and integral part of any business. क्योंकि देखिए बहुत सारे आपके बिजनेस के अंदर ऐसे आइटम्स हैं, राइट, जिनको आप प्रिसाइसली बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज अटैच टू इट, बट उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना ज़रूरी भी है. तो ऐसे केस में हम लोगों को काफ़ी सारे एरियाज में एस्टिमेशन करना पड़ता है. जैसे कि सबसे पहले डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, सब जगह पे आपका एस्टिमेशन ही हो रहा है. बराबर है. और बिना इनको एस्टिमेट किए इन चीज़ों को अकाउंट करना बुक्स में इज टेक्निकली नॉट फीजिबल, करेक्ट. तो इवन आप लोग जो एनआरवी अभी कैलकुलेट करते हो वो भी एक कहीं ना कहीं एक एस्टिमेट है. तो जब भी हम एस्टिमेशंस करते हैं, जो प्रोविजंस हम बनाते हैं वो भी एस्टिमेट्स हैं. तो जो भी हम ये एस्टिमेट्स बनाते हैं ये हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन या स्किनारियो को दिमाग में रखते हुए बनाते हैं. अब होता क्या है सर कि इसमें आप अप्लाई करते हो अपना बेस्ट पॉसिबल जजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, करेक्ट, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द करंट सिचुएशन एंड स्किनारियो. अब होता यह है कि आगे जाकर ये सिचुएशन या स्किनारियो बदल भी सकता है, करेक्ट. तो जब ये बदलेगा तो इट विल बी कॉल्ड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट. बट इसको स्टैंडर्ड ने बोला प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट करो, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, करेक्ट, कोई पॉलिसी बदला नहीं है, कोई एरर नहीं है. इट इज जस्ट बिकॉज द सिचुएशन हैज चेंज, नाउ यू आर कंपेल्ड टू चेंज योर एस्टीमेट. जैसे कि हम लोग का जनरली प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2 या 3% पे बनता था, बट अभी थोड़ा मार्केट स्लो डाउन चल रहा है, मंदी चल रहा है, रिसेशन है, करेक्ट, धंधा इतना अच्छा नहीं है, तो शायद कुछ जो लोग चूना लगा सकते हैं. तो हमने हमारा एस्टीमेट जो है वो 5% पे कर दिया, 3% से 5%. ये चेंज इन एस्टीमेट हुआ, करेक्ट. तो पहला पॉइंट ऐसा है सर कि जब भी आप लोग एक अकाउंटिंग एस्टीमेट बनाते हो तो अकाउंटिंग एस्टीमेट का डिस्क्लोजर आपको नोट्स में देना होता है कि हमने ये फलाना एरिया में एस्टीमेट करा हुआ है. फिर जब भी आप एक अकाउंटिंग एस्टीमेट को चेंज करते हो उसका हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा. और चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि सिचुएशन या स्किनारियो चेंज हो गया, करेक्ट. अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब जो करंट ईयर है उसी में आपको चेंजेस करना है, करेक्ट. इट डज नॉट रिक्वायर रिस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस पीरियड. उसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि प्रोस्पेक्टिव है ना, तो रेट्रोस्पेक्टिव का तो बात ही नहीं आएगा इधर. तो प्रीवियस ईयर में कोई चेंज नहीं होगा, करंट ईयर में आप लोग जो इफेक्ट है उसका वो रिकॉग्नाइज कर लोगे, प्लस नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर जाएगा कि हमने फलाना एस्टीमेट को चेंज कर दिया है. और फ्यूचर पीरियड में अगर कुछ चेंजेस हो सकता है तो उसको आप अभी खाली डिस्क्लोज करोगे कि बिकॉज हमने अभी आरडीडी बढ़ा दिया है तो फ्यूचर में भी जो आरडीडी का अमाउंट है वो कंपैरेटिवली बड़ा दिखेगा, राइट. वो आपको डिस्क्लोजर देना है. उसमें कोई चेंजेस क्योंकि फ्यूचर पीरियड का तो कुछ बनाएंगे नहीं हम लोग अभी, तो आपको सिर्फ उसका डिस्क्लोजर देना है, राइट. सो सबसे ईजी पार्ट है इसमें अकाउंटिंग एस्टीमेट, उसमें कोई मसला नहीं है, सबसे सिंपल है. अब हम आगे बढ़ते हैं विद द लास्ट पार्ट, दैट इज एरर. अब ये जो एरर है, एरर मतलब गलती, मतलब इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से गलती से मिस्टेक, करेक्ट. गलती से मिस्टेक इज एरर. जानबूझ के क्या फ्रॉड हो जाता है, करेक्ट. सो एरर रिजल्ट्स फ्रॉम ओमिशंस, material misstatements, mathematical errors occurred in the previous year. As per AS 5,
जो अपना पुराना वाला स्टैंडर्ड था उसको आप प्रायर पीरियड आइटम बोलते थे, बट यहाँ पर प्रायर पीरियड आइटम जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे हम सीधा सीधा उसको बोलते हैं एरर। तो इंड एस 8 में उसको नॉर्मल बोला गया है एज अ एरर। अब ये जो एरर है इसको रेक्टिफाई हमें करना है। अगर एरर करंट ईयर में हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट ईयर में चेंजेस करो, कहानी खत्म करो। एरर लास्ट ईयर में हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लास्ट ईयर में जाओ और एरर को रेक्टिफाई करो। मतलब गाइस यहाँ पे कैसा सीन है पता है, आपने जब AS5 किया था तो AS5 में बोला था कि द ईयर इन विच आपने एरर को ढूंढा उसी ईयर में आप उसको रेक्टिफाई कर दो। बट आपका इंड एस 8 ऐसा नहीं है। इंड एस 8 बोलता है कि अगर एरर आपको आज हुआ है करके पता चला है तो आप उसको आज रेक्टिफाई करोगे, बट इफेक्ट किधर दोगे, द ईयर इन विच द एरर हैड टेकन प्लेस। तो समझो 2020 में एरर हुआ और आज आपको 2024-25 में मालूम पड़ रहा है, तो आपको टेक्निकली रेक्टिफिकेशन अभी करेंगे क्योंकि हम टाइम ट्रैवल तो करके पीछे नहीं जा सकते, तो रेक्टिफिकेशन हम अभी करेंगे बट इफेक्ट देंगे 2020 के बुक्स में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2020 का जो फाइनेंशियल्स है वो कंपैरेटिव्स में बनाना पड़ेगा। सो एरर कब हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। अभी करंट ईयर में एरर हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट ईयर में हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर का वैसे भी आप कंपैरेटिव बना के देते हो तो उसमें आप रिस्टेट करके चेंज कर सकते हो। प्रॉब्लम कब होगा, जब एरर लास्ट ईयर से भी पहले हुआ है, मतलब हम उसको बोलते हैं प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, तो फिर आपको गड़े मुर्दे पूरे उखाड़ने पड़ते हैं। मतलब इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द अकाउंटिंग पॉलिसी पार्ट, उसको प्रॉपर मैं एग्जांपल से बताऊंगा। अभी देखिए यहाँ पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया एरर को। एरर अकर्ड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब जस्ट पिछले साल ही हुआ है, तो रेक्टिफाई द एरर इन द प्रीवियस ईयर एंड रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रेजेंटेड एज कंपैरेटिव। सो करंट ईयर के साथ साथ आपको रीस्टेटेड प्रीवियस ईयर डिस्क्लोज करना है, सिर्फ दो बैलेंस शीट बनेगा। बट इफ द एरर अकर्ड prior to immediately preceding previous year, तो rectify the error in the year in which such error occurred and restate all the subsequent financial statements। मतलब जिस साल एरर हुआ उसमें जाके चेंज करो और वहां से आगे के सारे स्टेटमेंट्स बदलेंगे ना भाई, यस और नो, तो सब चेंज करो, सब रिस्टेट करो। दैट इज करंट ईयर वर्सेज रिस्टेटेड प्रीवियस ईयर्स। तो करंट ईयर तो देना ही। अभी जैसे फॉर एग्जांपल 2021 में एरर हुआ तो 2021 चेंज करो, उसके साथ 21-22 भी चेंज होगा, 22-23 भी चेंज होगा, और 23-24 ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये 24-25 आपका करंट ईयर है, तो 24-25 तो बनाना ही है, तो ये सब चेंज हो जाएगा। ये तीनों आपको पिछले साल के एक्स्ट्रा बैलेंस शीट्स ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि एनीवेज ये तो बना ही रहे हो आप, तो ये तीनों का भी आपको रेक्टिफिकेशंस करके दिखाना पड़ेगा। बट इफ इम्प्रैक्टिकेबल सच एरर शुड बी रेक्टिफाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। तो सब लोग सर यही करते हैं। मतलब क्या करना है आपको, तीसरा बैलेंस शीट खोलना है, तो एक करंट ईयर का बैलेंस शीट बनेगा, एक पिछले साल का बैलेंस शीट बनेगा और एक रीस्टेटेड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जो तीसरा बैलेंस शीट है, अभी जैसे आपका करंट ईयर 24-25 है तो प्रीवियस ईयर 23-24 है ना, तो 23 मतलब 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस शीट खोलो और उसमें चेंजेस करो, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट वहाँ पे देके ख़त्म करो। तो देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। मशीन परचेज्ड वर्थ 50,000 ऑन 1 अप्रैल 20, डेप्री एट 10% WDV वॉज रॉन्गली चार्ज टू P&L। गलती से डेप्रीसिएशन P&L में डाल दिया। एरर इज डिटेक्टेड इन करंट ईयर 24-25। हाउ विल द एरर बी रेक्टिफाइड। तो गाइस एरर रेक्टिफाई होगा कैसे। तो अभी क्या हो गया है सर कि आपका जो मशीनरी है 50,000 का, करेक्ट, उसको आपने गलती से P&L में डेबिट मार दिया, कैपिटलाइज करके उस पर डेप्री करना था, आपने पूरा का पूरा 50,000 का मशीनरी उठा के P&L में डाल दिया। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करोगे। तो सर रेक्टिफिकेशन तो 20-21 में करना पड़ेगा। तो 20-21 में क्या करोगे, आप 50,000 को P&L से निकाल कर कैपिटलाइज कर दोगे, मतलब आपको P&L को 50,000 से क्रेडिट करना है। फिर उस 50,000 के मशीन पे 5,000 का डेप्री लगेगा 10% WDV, तो वो 5,000 P&L में डेबिट भी मारोगे। तो इन शॉर्ट क्या होने वाला है सर, आपको अपना P&L नेट 45,000 से क्रेडिट करना है, मतलब अपनी रिटेन्ड अर्निंग को 45,000 से ऊपर लेके जाओ और मशीनरी को भी 45,000 से ऊपर लेके जाओ। नेट इफेक्ट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 5,000 वैसे भी डेप्री जाएगा। तो क्या करो 20-21 में मशीन को 45,000 से प्लस करो और मशीन की WDV 45 हो जाएगी और रिटेन्ड अर्निंग को 45,000 से प्लस करो। अब 20-21 में चेंज हो गया तो 21-22 भी चेंज होगा, क्योंकि 21-22 में अब मशीन आ गया 45,000 का।
तो अब इस 45,000 के मशीन में 4,500 का डेप्री चार्ज होगा और अभी आपका एसेट का WDV 40,500 दिखेगा, करेक्ट। और रिटेन्ड अर्निंग में 4,500 लेस भी होगा। सो अब 21-22 में क्या हो गया, एसेट की वैल्यू भी 4,500 से कम हो गई और आपको प्रॉफिट भी 4,500 से कम करना पड़ेगा। फिर 22-23 में क्या होगा, 40,500 की ओपनिंग बैलेंस हो गई, 4,050 का डेप्री है, मतलब एसेट 4,050 से कम हुआ, सामने रिटेन्ड अर्निंग भी 4,050 से कम कर दो, बराबर। देन प्रीवियस ईयर 23-24, अभी ये आपका लास्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर है। आपका एसेट शुरू होगा 36,450 पे, एसेट की वैल्यू 3645 से कम करो और आपका रिटेन्ड अर्निंग भी 3645 से कम करो। तो ये सारे इफेक्ट्स आपकी रिटेन्ड अर्निंग में जा रहे हैं, करेक्ट। इट विल बी एडजस्टेड टू रिटेन्ड अर्निंग। बट इन द करंट ईयर यू स्टार्ट विथ 32,805, 3280 का डेप्री है, तो एसेट की वैल्यू इससे कम हो गई और अब ये 3280 रिटेन्ड अर्निंग में नहीं, P&L में जाएगा, क्योंकि करंट ईयर है। पिछले के सारे आपको चेंजेस रिटेन्ड अर्निंग में करने हैं, बट जो करंट ईयर का चेंजेस है वो तो आपका P&L में ही होगा, बराबर है। तो ये एक्चुअल में आपको करना है, तो इतना सारा कंपैरेटिव आपको बना के दिखाना पड़ेगा। तो 20-21, 21-22, 22-23 ये 3 फालतू का बन गया। तो अभी आप क्या कर सकते हो मालूम है, ये तीनों का एक क्यूम्युलेटिव इंपैक्ट आप सीधा 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस शीट बनाओ, उसमें दे दो। तो क्यूम्युलेटिव इंपैक्ट मतलब क्या करना पड़ेगा सर, 36,450 का WDV है एंड ऑन द ईयर एंड, तो ये 36,450 का एसेट बुक करो, बराबर है, और सामने 36,450 को रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट करो। बात समझ रहे हो, मतलब रिटेन्ड अर्निंग को आप 36,450 से बढ़ाओ और आपके एसेट का WDV भी 36,450 से बढ़ाओ। सर 36,450 कैसे, देखो फर्स्ट ईयर में आप 45,000 P&L में ऐड करने की बात कर रहे थे, मतलब रिटेन्ड अर्निंग में, सॉरी। फिर सेकेंड ईयर में 4,500 लेस करना है और थर्ड ईयर में 4,050 लेस करना है, तो 36,450 बच गया। तो 36,450 से रिटेन्ड अर्निंग बढ़ाओ, बराबर है, और 36,450 से एसेट बढ़ाओ। फिर उसके बाद ये दोनों तो वैसे भी बनाना ही है। सो देखिए हमने क्या लिखा है, इफ़ इम्प्रैक्टिकेबल टू रेक्टिफाई रेट्रोस्पेक्टिवली, उतना पूरा रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर सकते, तो बिगिनिंग ऑफ अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड दैट इज प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 23 को क्या करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट करो 36,450 से और सामने रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट करो 36,450 से, बराबर है। फिर प्रीवियस ईयर 23-24 तो एनीवेज बना रहे हो, उसमें आपका 3645 का डेप्री और सामने मशीनरी को क्रेडिट करो और ये डेप्री आपका रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। और करंट ईयर में भी सेम होगा। तो बैलेंस शीट जब बनाओगे आप लोग, जब आप लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओगे, तो करंट ईयर में 29,525 से एसेट बढ़ के दिखेगा और रिटेन्ड अर्निंग 3280 से कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ डेप्री। प्रीवियस ईयर में 32,805 विच इज योर WDV, एसेट बढ़ेगा और 3645 से रिटेन्ड अर्निंग कम होगा। और जो अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड है, इसमें आप 36,450 रुपीज़ से PPE की वैल्यू भी बढ़ाओगे और 36,450 से आप लोग अपना रिटेन्ड अर्निंग का भी वैल्यू बढ़ाओगे। दिस इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, राइट। तो ऐसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू इंड AS 8, राइट। तो यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो थियोरेटिकली कंक्लूड होता है। थैंक यू वेरी मच।